अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं हूं अरीज फ़िदा और आपको अपने चैनल WA टेक्नोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूं। इस चैनल में ना सिर्फ आप साइंसी मज़ामीन के हवाले से दिलचस्प मालूमात हासिल कर सकेंगे, बल्कि कुदरत के हसीन मनाजिर के हवाले से भी आगाह हो सकेंगे। अगर आपको मेरा ये मुनफरिद ख्याल और मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर मैं आपको कोई भी ऐसे लेक्चर डिलीवर करूं जिसमें आपको कोई भी पॉइंट समझ ना आया हो या आपको उस पॉइंट के हवाले से कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि मैं आपकी कन्फ्यूजन को दूर कर सकूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी दोस्तों, तो आज मैं आपको न्यूक्लिक एसिड के बारे में बताऊंगी। ये केमिस्ट्री की 10 क्लास की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 13 बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, जैसे कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि एक सेल, ह्यूमन सेल की आपको पिक्चर नज़र आ रही होगी। न्यूक्लिक एसिड हमारे सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। अब हमारी ह्यूमन बॉडी का जो सेल है स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है कि ये हमारा सेल है और इसके ये न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर अगर हम गौर से देखें तो ये हमें कुछ स्ट्रेन्स टाइप नज़र आएंगे। स्ट्रेन्स यानी धागे, और इन धागों को हम कहते हैं जेनेटिक मटेरियल या इनका जो दूसरा नाम है वो न्यूक्लिक एसिड भी है। मैं आप लोगों को एक दफ़ा फिर बता दूं कि जो हैं वो हमारे ह्यूमन सेल के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। हमने ये देखा कि ह्यूमन सेल का जो न्यूक्लियस है उसमें कुछ उलझे हुए रेशे, धागे पड़े हुए हैं जिन्हें जेनेटिक मटेरियल या न्यूक्लिक एसिड भी कहा जाता है। अगर हम इसके वर्ड पे गौर करें तो देखिए यहाँ पे है न्यूक्लिक। न्यूक्लिक का मतलब ही यही है कि ये ह्यूमन सेल के न्यूक्लियस में होते हैं, इसलिए इनका नाम न्यूक्लिक हो गया। जब जो बहुत पहले न्यूक्लिक एसिड डिस्कवर किए गए थे तो वो ह्यूमन सेल के न्यूक्लियस में ही डिस्कवर किए गए थे। उसके बाद से अब तक इनमें कोई रद्द-बदल नहीं हुआ। अब आ जाते हैं एसिड की तरफ कि न्यूक्लिक का हमें पता चल गया कि ये न्यूक्लियस ह्यूमन सेल का न्यूक्लियस में होते हैं, इसलिए न्यूक्लिक है। लेकिन एसिड का क्या मतलब है, इस तो मैं आपको बताऊं कि ये एसिड इसलिए कहते हैं हम इन्हें क्योंकि जो इनकी नेचर है वो एसिडिक होती है। ठीक है, ये नेचुरली एसिडिक होते हैं। ठीक है, तो देखिए न्यूक्लिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ह्यूमन सेल के न्यूक्लियस में होते हैं, और एसिड इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इनकी नेचर है वो एसिडिक होती है। एसिडिक से मुराद ये है कि ये तेज़ाब की तरह होते हैं। तेज़ाब किस तरह का होता है? खट्टा होता है, तो तेज़ाब भी एक एसिड है। तो इसी तरह इनकी जो नेचर है वो एसिडिक होती है, यानी कि तेज़ाब की तरह होती है। अब हम आ जाते हैं कि जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो हमारे सेल में, जो हमारा ह्यूमन बॉडी का सेल है उसमें किस तरह का रोल प्ले करते हैं। तो जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो हमारे जो सेल है ह्यूमन बॉडी का सेल, उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दरअसल में जो न्यूक्लिक एसिड हैं वो हमारे सेल को कंट्रोल करते हैं। हमारे सेल को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। हमारे सेल में जितनी भी फंक्शनिंग होती है उनको कंट्रोल करते हैं न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ये हमारे जो सेल की जो फंक्शनिंग होती है कंट्रोल करते हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताऊँ कि हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा सेल होते हैं। ट्रिलियंस के हिसाब से हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उनमें सेल्स होते हैं। ट्रिलियंस के हिसाब से भी सेल्स हों तो हर सेल का अपना न्यूक्लिक एसिड होगा। ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारी बॉडी में अगर ट्रिलियंस के हिसाब से भी सेल हों तो हर सेल का अपना न्यूक्लिक एसिड होगा। ओके, तो हर सेल का अपना न्यूक्लिक एसिड होता है। यह हमारे सेल की फंक्शनिंग को कंट्रोल करते हैं। इनकी जो नेचर होती है वो एसिडिक होती है और ये ह्यूमन सेल के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। अब हम आ जाते हैं इनकी टाइप्स की तरफ। तो न्यूक्लिक एसिड की
बेसिकली न्यूक्लिक एसिड की दो टाइप्स होती हैं, एक है डीएनए जिसे हम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं, और दूसरी है आरएनए जो कि राइबो न्यूक्लिक एसिड कहलाती है। तो हम स्टार्ट करते हैं डीएनए से। तो जी अब हम सबसे पहले इसकी फर्स्ट टाइप को डिस्कस करेंगे जो है डीएनए। डीएनए किस चीज़ से बनी हुई होती है? डीएनए स्ट्रैंड से बनी हुई होती हैं। स्ट्रैंड्स मीन धागों से, दो धागों से मिलके डीएनए बने होते हैं, और ये जो इनके दो धागे हैं ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास डीएनए का कुछ इस तरह की शेप होती है कि ये दो स्ट्रैंड से मिलके बने होते हैं, और ये जो इसके दोनों स्ट्रैंड्स हैं ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। आप देख सकते हैं इसका ये स्ट्रक्चर। इसके अलावा जो इसका तीसरा पॉइंट है वो ये है कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो हेलिकल होता है। हेलिकल मीन्स कि आप ये देख सकते हैं ये इसके अंदर ये स्प्रिंग्स टाइप के लूप्स बने हुए हैं। ये इस लूप को ये जो इस तरह के जितने भी हैं इन्हीं कहते हैं हेलिकल स्ट्रक्चर। डीएनए का स्ट्रक्चर हेलिकल होता है। इसके 3 पॉइंट्स डीएनए के स्ट्रक्चर में हैं। सबसे पहला ये कि ये दो स्ट्रैंड से मिलके बने होते हैं, ठीक है। तो दीज आर मेड अप ऑफ फ्रॉम 2 स्ट्रैंड्स। अब जो इसका दूसरा पॉइंट्स है वो ये है कि दीज आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। ये जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। और जो थर्ड वन पॉइंट है वो ये है कि इनका हेलिकल स्ट्रक्चर। तो इसका थर्ड वन पॉइंट है स्ट्रक्चर, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो किस तरह बना होता है, लूप्स की जिस तरह जैसे स्प्रिंग्स होते हैं वैसे भी डीएनए का स्ट्रक्चर है। जैसा कि मैंने बताया कि डीएनए का स्ट्रक्चर है वो हेलिकल होता है, यानी जैसे ये देखिए स्प्रिंग्स हैं, ये स्प्रिंग लूप्स की तरह कर्व्ड होता है। इसी तरह का हमारे पास डीएनए का स्ट्रक्चर होता है। अब हम देखते हैं कि डीएनए किन 3 चीज़ों से मिलके बने होते हैं। अभी जो हमने पहले प्रीवियस डिस्कस किया वो ये था कि डीएनए का स्ट्रक्चर जो उसके स्ट्रक्चर में होते हैं, लेकिन अब हम देखते हैं कि डीएनए किन 3 चीज़ों से मिलकर बनते हैं। तो वो फर्स्ट जो थिंग है वो है राइबोस शुगर। राइबोस शुगर जैसा कि आप सब जानते हैं वो शुगर होती है जो 5 कार्बन पे मुश्तमिल होती है, जिसे हम पेंटाहाइड्रोक्सी शुगर भी कहते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट्स वाली टॉपिक पे मुझे यकीन है कि आप सब ने पढ़ा होगा राइबोस शुगर के बारे में। अब जो इसका सेकंड है, सेकंड पॉइंट के सेकंड कौन सी वो चीज़ है जिससे डीएनए बनता है, तो वो है फॉस्फेट ग्रुप। ओके, तो नंबर 1 है राइबोस शुगर यानी 5 कार्बन वाली शुगर, और दूसरी है फॉस्फेट ग्रुप PO4-2। मैं आपके एक्सप्लेनेशन के लिए, आपके समझने के लिए बता दूं कि पेंटा मीन्स 5। ओके, अब जो थर्ड चीज़ जिससे मिलके डीएनए बनता है वो है नाइट्रोजनस बेस। ओके, मैं आपको फिर बता दूं डीएनए 3 चीज़ों से मिलके बना होता है, राइबोस शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। तो अब हम देखते हैं डीएनए का स्ट्रक्चर, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ वो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। अब हम देखते हैं कि अगर हम इस स्ट्रक्चर में से एक पार्ट को अलहदा कर लें, इस एक पार्ट को अलहदा कर लें, और फिर हम देखते हैं कि इस डीएनए के अंदर मज़ीद क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। ये देखिए हमने जो उसका डीएनए का फुल स्ट्रक्चर था उसमें से एक पार्ट को हमने ले लिया है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि ये देखिए आपको ये नज़र आ रहे होंगे कर्व शेप जो बाहर निकले हुए हैं, लूप से बाहर निकले हुए हैं। ये बेसिकली क्या है, ये वो स्ट्रैंड्स है, ये वो धागे हैं, और ये धागे किस से मिलके बने हैं, डीएनए से, ठीक है, डीएनए से। अब आप ये जो अंदर लूप देख रहे हैं, ये जो गोल वाला सर्कल देख रहे हैं, ठीक है, जिसके अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास 8 प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल हैं। ओके, यहाँ पे 8 प्रोटीन, ठीक है। तो आप ये देखिए हमने इसका एक पार्ट अलहदा कर लिया है। ये जो स्ट्रेन्स जो कर्व्ड है ये स्ट्रेन्स हैं, और ये स्ट्रेन्स किस से मिलके बने हैं, डीएनए से। और ये जो आप लूप देख रहे हैं ये प्रोटीन्स मॉलिक्यूल मतलब 8 प्रोटीन के मॉलिक्यूल से बने हैं, और वो जो प्रोटीन है उसे हम क्या कहते हैं, हिस्टोन प्रोटीन। ये नॉलेज के लिहाज से ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है
कि वो कौन सा प्रोटीन आता है। क्वेश्चन भी आता है कि वो कौन सा नेम द प्रोटीन, मतलब उस प्रोटीन का नेम बताएं जो हमारे पास डीएनए का जो लूप है उसके अंदर पाई जाती है। तो वो कौन सी प्रोटीन है, वो है हिस्टोन प्रोटीन। ओके, तो अब हम ये देखिए ये जो पूरा प्रोसेस, अब ये जो पूरा ये जो स्ट्रक्चर है कि ये इसे हम डीएनए, ये जो धागा ये डीएनए से बना है, इसके अंदर जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या कहते हैं उन्हें, हिस्टोन प्रोटीन। तो इस सारे स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं न्यूक्लियोसोम्स, यानी कि इस सारे स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोसोम्स का नाम देते हैं। कि देखिए जब व्हेन डीएनए रैप ऑन हिस्टोन प्रोटीन देन द स्ट्रक्चर विल कॉल्ड एज न्यूक्लियोसोम्स। ओके, तुम इशारे क्या कर रहे थे मुझे? When DNA wrap on histone protein, then the will called as okay. When DNA wrap on histone स्ट्रक्चर विल कॉल्ड एज न्यूक्लियोसोम, वो स्ट्रक्चर जिसमें डीएनए ने जो हिस्टोन प्रोटीन है उसको कवर किया हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं न्यूक्लियोसोम्स का। अब जैसे मैंने पहले भी आपको ये बताया था कि डीएनए 3 चीज़ों से मिलके बना होता है। नंबर 1 चीज़ थी राइबोस शुगर, नंबर 2 थी फॉस्फेट ग्रुप और नंबर 3 थी नाइट्रोजनस बेस। अब हम आ जाते हैं कि इन 3 चीज़ों से डीएनए किस तरह मिलके बना होता है और राइबोस शुगर का क्या स्ट्रक्चर है और ये तीनों चीज़ें किस तरह आपस में रिलेट करती हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, ये हमारे पास राइबोस शुगर का स्ट्रक्चर होता है। ये 1 राइबोस शुगर का स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पे इसकी टॉप पे होता है ऑक्सीजन, इसके टॉप पे होता है ऑक्सीजन। ये तो हो गया राइबोस शुगर और उसकी टॉप पे ऑक्सीजन। अब सेकंड चीज़ क्या थी जिससे डीएनए मिलके बनी थी, वो था फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। अब फॉस्फेट ग्रुप कहाँ पे होगा, इस कॉर्नर पे, यहाँ पे हम रखेंगे फॉस्फेट ग्रुप, यहाँ पे होता है फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। अब जो राइबोस शुगर है, पहले भी आपको बताया था कि वो 5 कार्बन वाली शुगर होती है, यानी वो 5 कार्बन से मिलके बनी होती है। तो इसके यहाँ पे देखिए हर एक कॉर्नर पे हम एक एक कार्बन रखेंगे, यानी जो इसका ये कार्बन होता है, ये कॉर्नर, इस कॉर्नर पे कार्बन होती है, इस कॉर्नर पे कार्बन नंबर 2, इस पे कार्बन नंबर 3, इस कॉर्नर पे कार्बन नंबर 4 और जो कार्बन नंबर 5 हम रखते हैं वो इस कॉर्नर, क्योंकि हमारे पास जो टॉप वाली है वो पहले ही उसमें ऑक्सीजन है, इसलिए हम जो कार्बन नंबर 5 है वो हम इस ये जो पॉइंट है इधर रखते हैं। ये देखिए, ये है हमारे पास एक राइबोस शुगर। मैं आपको फिर बता देती हूँ, राइबोस शुगर वो शुगर होती है जो 5 कार्बन से मिलके बनी होती है, इसलिए हमने इसके हर एक जो कॉर्नर है उस पर कार्बन प्लेस कर दिया है। जो राइबोस शुगर का जो टॉप है, इस स्ट्रक्चर का जो टॉप है, वहाँ पे हम रख देंगे ऑक्सीजन और जो कार्बन नंबर 5 है उस पर होगी फॉस्फेट ग्रुप। अब यहाँ पे हमारी जो थर्ड चीज़ थी वो क्या थी, नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस कहाँ पे होगी, जो कार्बन नंबर 1 है उधर हम होगी नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, तो आप ये देखिए यहाँ पे कार्बन नंबर 1, ये अक्सर बच्चे इसमें फॉस्फेट ग्रुप कहाँ होता है और नाइट्रोजनस बेस कहाँ होती है, वो अक्सर इन दोनों को कंफ्यूज कर देते हैं। तो ये आप बात याद रखें कि जो कार्बन नंबर 1 होगा उस पर हमारे पास होगी नाइट्रोजनस बेस और जो कार्बन नंबर 5 होगा उस पर हम रखेंगे फॉस्फेट ग्रुप। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ये आपको हमेशा याद रखना है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, देखिए यहाँ पे मैंने ये 3 राइबोस शुगर के जो हैं वो स्ट्रक्चर बनाए हैं। ये क्यों बनाए हैं मैं आपको ये भी बताती हूँ। राइबोस शुगर मैंने कहा था डीएनए 3 चीज़ों से बनता है, राइबोस शुगर, नाइट्रोजनस बेस
फॉस्फेट ग्रुप। अब वो राइबोज शुगर किस केस में रहती है, कार्बन प्लेस हो, मगर यहाँ पे हमने नाइट्रोजनस बेस भी ऐड की है, हमने फॉस्फेट ग्रुप भी ऐड किया है। तो अब जो इस सारे का ये जो सारा स्ट्रक्चर है जिसमें राइबोज शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप भी ऐड हो, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। जी हाँ, देखिए अगर आपको नहीं समझ आया मैं फिर बता देती हूँ। वो शुगर ये उस केस में होगा जब इसमें सिर्फ कार्बन होंगे, मगर अभी हमने इसमें नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप भी ऐड किया है, इसलिए हम इस सारे प्रोसेस को न्यूक्लियोटाइड्स का नाम देंगे। देखिए मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था कि जो डीएनए पैरेलल होते हैं। फिर मैंने बताया डीएनए 2 स्ट्रैंड से मिलके बने होते हैं और वो दोनों एक दूसरे के होते हैं, मतलब पैरेलल तो होते हैं वो, मगर एक दूसरे के मुतज़ाद होते हैं। जैसे अब आप 2 पेन ले लें, मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ। आप 2 पेन ले लें, 2 पेन ऐसे कि अगर इसकी निप नीचे, अगर इस पेन की एक ऐसा पेन जिसकी निप नीचे है, तो ये अगर आप पेन लें जिसकी निप ऊपर रख लें। अब ये देखें ये दोनों हैं तो पैरेलल मगर ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं। इसी तरह डीएनए भी होता है। अब देखिए आप डीएनए मैंने आपको फिर बताया कि डीएनए 3 चीज़ों से मिलके बना होता है, राइबोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप। अब वो किस तरह प्लेस होते हैं, अब आप ये देखिए कि ये देखिए ये दोनों हैं तो पैरेलल है ना, एक तरह, मगर ये हैं ऑपोजिट है। ये वाली जो आप लाइन देख रहे हैं पूरी, ये जो पूरी आप एक सीक्वेंस देख रहे हैं न्यूक्लियोटाइड का, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो ये देखिए अब ये फर्स्ट वाला को अगर आप देखिए, ये जो न्यूक्लियोटाइड है इसका जो ऑक्सीजन है वो ऊपर की तरफ है, मतलब इसका जो हेड है वो ऊपर की तरफ है। मगर अगर आप इसी के इस तरफ देखें, मतलब राइट साइड देखें, तो ये वाला जो न्यूक्लियोटाइड है इसका जो हेड है वो नीचे तरफ है, मतलब ये ऑक्सीजन जो है वो निचली तरफ है। इस तरह ये क्या हो गए, एक दूसरों के ऑपोजिट हो गए, हैं तो पैरेलल। देखिए हैं तो पैरेलल, जैसे मैंने आपको पेन की एग्जांपल दी वो थी तो पैरेलल, लेकिन एक दूसरे की डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट थी। इसी तरह ये हैं पैरेलल मगर इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। ये देखिए ये मैंने 2 लाइंस ड्रॉ की हैं, ये भी देखिए एक दूसरे के पैरेलल हैं मगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है। इसका आप अगर ये वाला हेड देखें, ये इसका जो लाइन है ये हेड इधर है, मगर दूसरी लाइन का अगर आप हेड देखें तो वो इसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, इसकी अगर आप टेल देखें तो वो लाइन की जो आप टेल देखें वो अपर साइड पे है। ठीक है, तो इस तरह ये डीएनए का जो टॉपिक है वो आज मैंने करवाया है। जैसे आज मैंने आपको स्ट्रक्चर ओके, मैं अब आपको जल्दी ओवरव्यू दे देती हूँ। आज हमने पढ़ा न्यूक्लिक एसिड, इसके हमने कोई 3-4 पॉइंट्स मेन थे वो पढ़े कि सबसे पहले ये न्यूक्लिक एसिड कहाँ पाया जाता है, वो हमारे ह्यूमन सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है। न्यूक्लिक एसिड हमारे ह्यूमन सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है। दूसरी चीज़ हमने ये पढ़ी कि इसकी जो नेचर है वो एसिडिक होती है, यानी ये तेज़ाब की तरह खट्टा होता है। तीसरी चीज़ हमने ये पढ़ी कि ये हमारी जो सेल की फंक्शनिंग होता है उसको कंट्रोल करता है और ये बहुत अहम रोल प्ले करता है। और जो चौथी चीज़ और जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो हमने ये पढ़ी कि हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उन सब सेल्स का अपना न्यूक्लिक एसिड होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। फिर हमारे न्यूक्लिक एसिड की टाइप्स की तरफ, जो कि 2 टाइप्स हैं, डीएनए और आरएनए। आज हमने डीएनए को डिस्कस किया। डीएनए में मैंने बताया कि 3 चीज़ों से डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का होता है। जैसे मैंने डायग्राम में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, यानी 2 धागे आप देख सकते हैं। वो दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। एंटी पैरेलल मीन्स वो पैरेलल तो है मगर एंटी पैरेलल यानी कि ऑपोजिट होते हैं एक दूसरे के। फिर मैंने तीसरी बात बताई, इनका जो है वो स्ट्रक्चर हेलिकल होता है। ये हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, यानी कि स्प्रिंग्स की तरह जैसे इनके ये टर्न्स बने हुए हैं वैसे डीएनए के स्ट्रक्चर के भी टर्न्स बने होते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि जो डीएनए है, पहले हमने स्ट्रक्चर की बात की, अब हम डीएनए के बाद आ जाते हैं कि वो किस चीज़ से बनता है। वो होती है राइबोज शुगर, ठीक है, जो 5 कार्बन से मिलके बनी होती है। फिर आ जाते हैं फॉस्फेट ग्रुप,
PO4 -2, फिर आता है नाइट्रोजनस बेस। अब देखिए मैं आपको फिर बता देती हूँ कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर था DNA का, उसमें से हमने एक पार्ट को अलहदा किया। हमने ये देखा, इसको गौर से देखा कि ये जो लूप्स है, ये जो लूप बना हुआ है, इसके अंदर प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल हैं, 8 प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं, जिसे हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। और ये जो धागा है ये DNA से बना होता है, और हमने इस पूरे जो स्ट्रक्चर को नाम दे दिया न्यूक्लियोसोम्स का। फिर हमने कहा कि इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं कि ये किस चीज़ से बना होता है। फिर हमने देखा कि अगर हमारे पास राइबो शुगर वो सिर्फ सिंगल कार्बन के साथ हो, मगर देखिए यहाँ पे हमने नाइट्रोजनस बेस भी ऐड कर दिया, हमने फॉस्फेट ग्रुप भी ऐड कर दिया। तो इस सारे प्रोसेस को हम स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोटाइड का नाम देंगे। फिर हम फिर हम आगे कि ये देखिए मैंने पहले भी बताया था एंटी पैरेलल होते हैं, मतलब ये आप ये 2 लाइन्स देख सकते हैं, इस पैरेलल हैं मगर ऑपोजिटली हैं। इसी तरह हमने स्ट्रक्चर को डिस्कस किया कि जो न्यूक्लियोटाइड है वो ये वाली जो एक पूरी लाइन है वो सीधी है, मतलब ये दोनों लाइंस मैंने ड्रॉ की, ये दोनों आप देख सकते हैं तो पैरेलल अपोजिट डायरेक्शन में है। ये जो लाइन है इसका जितने भी हेड हैं वो अपर साइड पे हैं, मगर इस अगर साइड की तरफ आ जाए तो इसके जितने भी हेड्स हैं वो लोअर साइड की तरफ हैं। अब हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इसी का जो अगला पार्ट है, यानी जो DNA होता है वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है, और इसके अलावा कुछ बेसिक पॉइंट्स भी मैं आपको बताऊँगी। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा अपनी स्टडी के हवाले से, और अगर आपको इसके पूरे लेक्चर में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, ताकि मैं आप लोगों के कन्फ्यूजन को दूर कर सकूं। अगर मेरी आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस पर लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। मुझे रिजफिदा को अपनी नेक दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।